Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं अपना 1300 प्लस कॉमन एरर्स, जैसा कि हमारा ये कोर्स चल रहा है। तो हम इस कोर्स में क्या कर रहे हैं, अपना रूल्स और एक्सप्लेनेशन पूरी देख के चल रहे हैं। और बेसिकली जो हमारा यहाँ पर मेन एम रहेगा वो ये रहेगा कि रूल्स को तो हम देख ही लें, लेकिन रूल्स को हमें रटना ना पड़े, उसके पीछे का हम लॉजिक समझ लें कि वो रूल क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। क्योंकि इंग्लिश क्या है, आपकी एक लैंग्वेज है और उसके पीछे जो भी रूल्स वगैरह हैं आपके मुश्किल से 20-30 रूल्स होंगे जो कि आपकी पूरी इंग्लिश में रिजिड है। क्योंकि बेसिकली क्या हुआ है, आपका पहले के टाइम पे अलग इंग्लिश चला करती थी और आज के टाइम पे अलग सिचुएशंस हैं। तो उसके हिसाब से उन्होंने अलग से रूल बना दिए कि मतलब पहले अगर ही या शी को करना है तो पहले वो ही को रेफर करते थे, क्योंकि पहले सारे काम क्या कर रहे हैं, सारे मेल लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना, चलो भाई। तो अब क्या करेंगे, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं फटाफट से। ये आपका जो कोर्स है, इसमें आपके प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है जो भी एसएससी ने पूछे गए हैं। और ये आपको मैं कवर करा रहा हूँ, किसके लिए है, तो ये आपका सीजीएल प्री एंड मेंस के लिए है, सीएचएसएल के लिए है, सीपीओ प्री एंड मेंस के लिए और स्टेनोग्राफर के लिए। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। यहाँ पे आपका प्री का, मेंस का, किसी का भी पेपर है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन रहने वाला है। ठीक है, चलो भाई। इसके अलावा आपका वोकैब स्पेशल कोर्स ऑलरेडी रन कर रहा है, उसे जाके देख लिया करो, उसमें से आपकी वोकैब का सेक्शन वहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है ना, तो जो बच्चों का अभी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन या फिर सीजीएल टीयर 2 का एग्जामिनेशन है, वो तो ये क्लासेस को जरूर देखा करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो रहेंगी ये। ठीक है ना, चलो भाई। अब देखो क्या है, अपने पास में कोर्सेज चल रहे हैं, जाके कुछ आप देख लेना प्लेलिस्ट वगैरह में। ठीक है ना, ये आपके सीजीएल के 18 सेट करा दिए गए हैं। स्टैटिक जीके का प्रीमियम कोर्स चल रहा है, ये तो जरूर देखा करो। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर है, हॉट्स क्वेश्चन सीरीज है टीयर 2 के लिए। सीजीएल का मैथ का क्रैश कोर्स चल रहा है, उसे जाके आप देख सकते हो। और डाउट सॉल्यूशन भी, डिस्कशन वगैरह जो है वो आपका चल रहा है। क्लियर है। अब देखो डे 8 पे आते हैं अपना फटाफट से। जो हमारे इससे पहले के डे 7 तक के क्वेश्चंस हैं वो मैंने करवा दिए हैं और आप जाके उन्हें देख सकते हो। अगर आपने पहले क्वेश्चंस नहीं देखे तो जाके एक बार पहले के डे 1 से देखना स्टार्ट करना। क्योंकि क्या हुआ है, मैं धीरे धीरे चीज़ों को समझाता गया हूँ और उससे क्या हुआ है, आपका एक बेस बिल्डअप किया गया है इस तरीके से कि आपने अगर पहले की चीज़ें नहीं सीखी हुई हैं तो हो सकता है कि आपको आगे चीज़ समझ में ना आ पाए। क्योंकि मैंने हर चीज़ को लिंक किया हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, इन इन सारी एरर्स को करते हुए हम धीरे धीरे अपना पूरी ग्रामर सेक्शन को कवर करने की कोशिश करेंगे। हम सारी ग्रामर को इन 1300 एरर्स के माध्यम से क्या करें, पूरी ग्रामर को 2-3 बार डिस्कस कर लें। ठीक है ना, तो यही आपका इसका मेन एम है। खैर, अब शुरू करते हैं। अपने सामने देखो क्वेश्चन नंबर 131 क्या है। ठीक है ना, 130 तक के क्वेश्चन तो डिस्कस हो चुके हैं, उसकी आपको पीडीएफ में मिल चुकी है, टेलीग्राम चैनल पे जाके चेक कर लेना। ठीक है ना, 130 क्वेश्चन तक का आपका हो चुका है। 131 क्वेश्चन क्या है, द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स अ सुटेबल कॉन्ट्रास्ट विद द येलो डोर्स। यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे सारी चीज़ें ठीक लग रही हैं। यहाँ पे द ग्रीन पेंट क्या हो जाएगा, आपका पेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। और ग्रीन क्या हो जाएगा, पेंट कैसा है, ग्रीन है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका ग्रीन, एडजेक्टिव हो जाएगा। हाँ कि नहीं। इसके बाद में आपका ये जो प्रोवाइड्स है, प्रोवाइड्स क्या हो जाएगा, ये आपकी वर्ब हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, प्रोवाइड मेन वर्ब हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या है, पेंट है। पेंट के हिसाब से आपकी वर्ब आनी चाहिए, यानी कि ये आपकी सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए। करेक्ट है, प्रोवाइड्स आपकी सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। इसके बाद में ऑन क्या है भाई, ऑन है आपकी प्रपोजिशन। और इसके बाद में जो आपका वॉल दिया गया है, ये वॉल क्या है, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये इसका क्या है, पीओ। पीओ का मतलब क्या होता है, प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है। इसके बाद में क्या है, प्रोवाइड्स, यानी कि ये वर्ब क्या प्रोवाइड कर रही है आपकी, तो प्रोवाइड से मैंने पूछा व्हाट भाई, तो उसने बताया कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रास्ट क्या हो जाएगा भाई, कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा अपना ऑब्जेक्ट। इसके बाद में सुटेबल, कॉन्ट्रास्ट कैसा है भाई, सुटेबल है। सुटेबल क्या हो जाएगी, इसकी एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को तोड़ रहे होते हैं। और ये जो कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट का मतलब पता है ना सबको, कॉन्ट्रास्ट आपका होता है डिफरेंट इन कलर्स टू मेक देम डिस्टिंग्विशेबल, है ना। यानी कि जैसे अगर टीवी देख रहे हो आप तो क्या होता है, उसमें कलर्स आपके अलग अलग दिख रहे होते हैं ना। अगर रेड कलर है तो रेड कलर का हम कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देते हैं, जिससे कि क्या हो, रेड कलर अलग से दिखे हमें और उसके साइड में जो आपके और बैकग्राउंड कलर्स आ रहे हैं वो अलग से दिखे, है ना। तो कलर्स को अलग अलग देख पाए हम एक साथ, उन्हें हम बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट, हम उनका सेट कर रहे हैं। ठीक है ना, इसमें आपकी इंटेंसिटी होती है कलर्स की, है ना, कॉन्ट्रास्ट मतलब। इसके बाद में क्या है, विद है। विद का मतलब क्या है, प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के बाद क्या आया है, डोर्स आया है अगला ऑब्जेक्ट। तो ये डोर्स क्या हो जाएगा, इस प्रपोजिशन विद प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट, यानी कि ये पीओ हो जाएगा। और येलो क्या है, येलो इन डोर्स के बारे में बता रहा है, तो येलो इन डोर्स का क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है। तो सारी बातें समझ में आ गई, मतलब मैंने पूरा सेंटेंस तोड़ के देख लिया, लेकिन मुझे यहाँ पर कुछ भी दिक्कत तो नज़र ही नहीं आई। तो ये अपना कैसा हो जाएगा, नो एरर का हो जाएगा, कोई भी इसमें एरर नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है। तो सेंटेंसेस को आपको तोड़ना तो है ही, आपको सेंटेंसेस को ब्रेक करना है हर सेंटेंस को। तो आपकी ना जो आपका कॉमन एरर्स का सेक्शन है वो ऐसा हो जाएगा कि आप देख के, आपको 2 से 3 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आपको देख के ही समझ में आ जाएगा एरर है कहाँ पे। जो आप बोलते हो ना कि सर सेक्शन वाइज तो पता चल जाता है, अगर मैं नाउन पढ़ता हूँ तो नाउन की एरर पता चल जाती है मुझे, नाउन की अगर मैं एरर्स को लगाता हूँ तो वो तो हो जाती हैं सेक्शन वाइज, लेकिन मुझसे एक साथ नहीं होती हैं। जब आप लेकिन बेटा सेंटेंसेस को ब्रेक करना सीख जाओगे इस तरीके से, तो आपको हर चीज़ में कहीं भी एरर होगी वो दिख जाएगी।
ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब मैंने आज के सेशन में थोड़ी कुछ वोकेबलरी से भी एरर्स उठाई हुई हैं, तो उन चीज़ों को हम देखते हुए चलेंगे। देखो, अब इवन टुडे इट इज़ इनक्रेडुलस टू थिंक दैट मैन हैव वॉकड ऑन द मून। अब यानी कि आज के टाइम पर भी ये इनक्रेडुलस है। अब देखो, इनक्रेडुलस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले मुझे ये बताओ। आपके यहाँ पे दो वर्ड निकल के आते हैं, फटाफट से हम देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। एक होता है आपका इनक्रेडुलस। देखो, इनक्रेडुलस का मतलब क्या होता है बच्चों, इनक्रेडुलस का मतलब होता है नॉट विलिंग। नॉट विलिंग यानी कि आपकी इच्छा ही नहीं है, या फिर मैं बोल दूँ नॉट विलिंग, या फिर नॉट एबल बोल दूँ, यानी आप कर ही नहीं सकते हो, कुछ करने की क्षमता नहीं है, ठीक है ना। नॉट एबल टू बिलीव समथिंग, टू बिलीव समथिंग, यानी कि आप किसी चीज़ पर क्या कर पाओ, विश्वास ही ना कर पाओ, आपके लिए वो विश्वास करना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो। ये लेकिन आपका किस सेंस में है, निगेटिव सेंस में है। यानी आप किसी चीज़ पर विश्वास या तो करना नहीं चाहते, या फिर आपसे विश्वास हो नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इनक्रेडुलस बोलते हैं। क्लियर है। तो इट इज़ इनक्रेडुलस। अब ये क्या सोचने में आपको बहुत कठिनाई हो रही है कि यहाँ पे हमारा निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव वर्ड आना चाहिए। इट इज़ इनक्रेडुलस टू थिंक दैट मैन हैव वॉकड ऑन द मून। क्या ये आज के टाइम पर भी मुमकिन, मुश्किल है क्या, ऐसा सोचना मुमकिन नहीं है कि मैन जाके मून पर वॉक करके आए, है ना। तो ये तो बिल्कुल गलत बात हो गई। यहाँ पर इनक्रेडुलस का मतलब तो बिल्कुल सही निकल के नहीं आ रहा है। तो इनक्रेडुलस के प्लेस पर हम क्या लगाएंगे, इट इज़ इनक्रेडिबल। देखो, इनक्रेडिबल, ठीक है ना, इनक्रेडिबल। तो यहाँ पर आपका क्या लगता है, इनक्रेडिबल लगना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पर भी ये इनक्रेडिबल है सोचना। इनक्रेडिबल होता है अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल चीज़, लेकिन ये कौन से में, पॉजिटिव सेंटेंस में। ये आपका होता है पॉजिटिव। अनबिलीवेबल लेकिन कैसा, पॉजिटिव, आपका पॉजिटिव सेंस में, है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आपका कोई फ्रेंड है, वो जाके यूपीएससी का आईएएस एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर ले, आप बोलो वाओ इट इज़ इनक्रेडिबल टू थिंक दैट यू आर नाउ एन ऑफिसर, ठीक है ना, आईएएस ऑफिसर। तो आप क्या बोलोगे, ये आज के टाइम पर भी बिल्कुल अनबिलीवेबल है, लेकिन पॉजिटिव वे में, है ना। आप ऐसे ही तो बोलोगे, आप निगेटिव में तो जाके बोलोगे नहीं कि मैं सोच ही नहीं सकता, तुम तो बन ही नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो उस सेंस में हम यूज़ कर रहे होते हैं इनक्रेडिबल का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बोलो हाँ, ठीक है ना। कभी भी आपको मैं पूछता हूँ हाँ या ना, आपको हाँ या ना में जवाब जरूर देना है जहाँ भी बैठे हुए हो, ठीक है। खैर, यहाँ पर अपना क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इनक्रेडिबल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। फिर क्या है, टू थिंक, यानी ये सोचना। टू थिंक क्या हो जाएगा, ये आपका इन्फिनेटिव हो जाएगा, टू प्लस वी वन की फॉर्म आ रही है। इसके बाद में ये दैट क्या हो जाएगा, वो कंजंक्शन हो जाएगा। मैन क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट टू हो जाएगा। इसके बाद में हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, वॉक्ड हो जाएगी इसकी मेन वर्ब, ठीक है ना। इसके बाद में ऑन क्या है, अगेन प्रपोजिशन है, और ये आपका मून क्या हो जाएगा, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और कहीं एरर नहीं है। तो आपकी एरर कहाँ पर थी भाई, सेकंड वाले ऑप्शन में, जहाँ पर आपको इनक्रेडुलस हटाना है और अपना इनक्रेडिबल लगा देना है। क्लियर है, समझ में आ गया अभी सबको। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 133 पे। तो देखो भाई, 133 हमसे क्या बोलना चाह रहा है, द फायरमैन वोर इन्फ्लेमेबल क्लॉथिंग फॉर प्रोटेक्शन। अब एक बात बताओ जरा मुझे, फायरमैन है, ठीक है ना, उनको क्या करना है, प्रोटेक्शन के लिए अंदर जाना है, कुछ लोगों को बचाना होगा। तो वो इन्फ्लेमेबल क्लॉथिंग पहन के उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए इनफ्लेमेबल क्लॉथिंग क्लॉथिंग डाल ली है, ठीक है ना। अब जरा मुझे एक बात बताओ, इनफ्लेमेबल का मतलब क्या होता है, इनफ्लेमेबल। बच्चे ना क्या करते हैं यहाँ पर, बहुत कंफ्यूज में रहते हैं, क्योंकि उन्हें क्या दिखता है, इन दिखता है इनका, मतलब वो समझ जाते हैं कि नहीं ये इनफ्लेमेबल नहीं है। मतलब कि जो चीज़ नहीं जल सकती वो समझ लेते हैं वो इनफ्लेमेबल है, लेकिन बेटा ऐसा नहीं होता। इनफ्लेमेबल होता है आपका लायबल टू कैच फायर ईजीली। यानी जो चीज़ आपकी फायर जल्दी से जल्दी कैच कर ले उसे हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल। तो मुझे एक बात बताओ, उन्हें जब अंदर जाना है आग में, तो वो क्या ऐसी चीज़ पहन के जाएंगे जिसमें जल्दी से आग लग जाए? तो नहीं भाई, वो ऐसी चीज़ तो नहीं पहनेंगे। तो आपका इनफ्लेमेबल तो बिल्कुल गलत है, यहाँ पे सेंटेंस को पूरा उल्टा कर दे रहा है, जैसे पिछले सेंटेंस में इनक्रेडुलस काम कर रहा था, है ना। तो यहाँ पर आपका इनफ्लेमेबल नहीं आएगा, क्या आएगा, नॉन फ्लेमेबल बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम इसे, जो चीज़ आपकी जलती नहीं है उसे हम बोलते हैं नॉन फ्लेमेबल। याद रखेंगे, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन आपके आने के बहुत चांसेस है, क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। जिस चीज़ में कन्फ्यूजन होता है एग्जाम उसी का आपका एडवांटेज लेता है। एग्जाम कुछ नहीं है आपका, बस कन्फ्यूजन का फ़ायदा ही तो उठाता है, क्योंकि आपके सामने चार ऑप्शन है, चार में से एक उठाना है। अगर आप किसी ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हो तो वो आपका एग्जाम फ़ायदा उठा लेगा, ठीक है ना। तो अपना गलत फ़ायदा ना उठाने दें किसी को, ना एग्ज़ाम को, ठीक है ना। समझ रहे हो बात को। तो नॉन इन्फ्लेमेबल क्या होता है, नॉट लाइकली टू बर्न ईजीली, नॉट लाइकली टू बर्न ईजीली, ठीक है ना। तो जो चीज़ जल्दी नहीं जल पाती है उसे हम बोलते हैं नॉन इन्फ्लेमेबल, और इन्फ्लेमेबल क्या होता है, जिसमें जल्दी से फायर कैच कर जाए, ठीक है ना। चलो समझ में आ गया, और सारी चीज़ें ठीक ठाक ही हैं। फायरमैन यहाँ पर सब्जेक्ट है और अपना मेन वर्ब है। यहाँ पे क्लॉथिंग क्या हो जाएगी, अच्छा क्लॉथिंग क्या हो जाएगी, क्लॉथिंग अपना यहाँ पर जीरन निकल के आएगा, ठीक है ना।
क्या निकल के आएगा क्लॉथिंग, जीरा निकल के आएगा। यहाँ पे आपका एज अ नाउन काम कर रहा है, और ये इनफ्लेमेबल जो नॉन फ्लेमेबल आएगा वो इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। और फॉर क्या हो जाएगा, ये अपना प्रपोजिशन हो जाएगा, प्रोटेक्शन इसका प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्लियर है किसका। अच्छा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रोटेक्शन क्या है, किसका ऑब्जेक्ट है। तो ये प्रोटेक्शन आपका ओनली इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, यानी ये पीओ है, पीओ, ठीक है। क्लियर है। चलो हटाता हूँ इसको, अगले क्वेश्चन पर आते हैं 134। तो देखो भाई 134 क्या है, बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरीड सम मेडिसिन, यानी कि फूड के साथ। अब ये देखो बिसाइड यहाँ पे आपके दो वर्ड होते हैं, ये अगेन कन्फ्यूजन यहाँ पर बच्चों को क्रिएट होता है। मैं बोल रहा हूँ ना आपसे, जहाँ पर कन्फ्यूजन वहाँ पर आपका एग्जाम फ़ायदा उठाएगा, इसीलिए सारे कन्फ्यूजन आपको साइड में रख देने हैं। अब देखो ये क्या है, आपका एक वर्ड होता है बिसाइड और एक वर्ड होता है आपका बिसाइड्स, ठीक है ना। तो अब देखो बिसाइड का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है एट द साइड ऑफ लैंड, एट द साइड ऑफ, ठीक है ना, किसी की साइड में, या फिर बिसाइड अगर मैं बोलूँ तो एट द साइड ऑफ एंड, ठीक है ना। यहाँ पर आप इसका सेंस लेके चल सकते हो इसका, जहाँ भी, जैसे अगर मैं बिसाइड बोलूँ तो फूड के साथ में, यानी फूड के साइड में, ठीक है ना। इसका बिसाइड का मतलब होता है साइड में। अब बिसाइड्स का मतलब क्या होता है, बिसाइड का मतलब होता है इन एडिशन टू। बिसाइड्स, यहाँ पर आपका क्या लग गया, ये ऐसे लग गया, इसका मतलब क्या हो गया, अब इन एडिशन टू, या फिर मैं बोल दूँ अपार्ट फ्रॉम, यानी इसके अलावा क्या क्या है, इसके साथ या फिर इसके अलावा ये भी लेके आए हैं। तो यहाँ पर देखो क्या सेंस बन रहा है आपका, बिसाइड फूड द पिलग्रिम्स कैरीड सम मेडिसिन, यानी कि फूड के साथ ही साथ वो या तो मेडिसिन लाए, फिर मैं ऐसे बोल दूँ फूड के साथ या फिर फूड के अलावा वो मेडिसिन भी लेके आए हैं पिलग्रिम्स। ये आपका सेंस बन रहा है, फिर ये आ रहा है कि फूड के बगल में वो मेडिसिन लेके आए हैं। तो इसका सेंस ये आ रहा है कि भाई फूड के साथ साथ वो मेडिसिन भी लेके आए हैं इन एडिशन टू का, है ना। इन एडिशन टू का सेंस आ रहा है, तो यहाँ पर आप बिसाइड का यूज़ करोगे कि बिसाइड्स का करोगे, बोलो फटाफट से बोलो। तो बिसाइड यहाँ पे हटा देंगे, क्या लगा देंगे हम यहाँ पर, बिसाइड्स लगाएंगे। क्लियर है, क्या लगाएंगे, बिसाइड्स लगाएंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा, बिसाइड्स फूड, इसके आगे सारी चीज़ें ठीक ही लग रही हैं। पिलग्रिम्स क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, कैरीड आपकी वर्ब हो जाएगी, और मेडिसिन इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा वर्ब का। और ये सम क्या हो रहा है, इसे क्वालिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एडवर्ब, एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। एडजेक्टिव क्या बोलते हैं इसको, एडजेक्टिव बोलते हैं कि एडजेक्टिव बोलते हैं, हाँ एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है ना। चलो भाई खैर, बिसाइड्स हो गया अपना, समझ में आ गया, क्लियर है, ये आप नोट कर लेना एक बार, ठीक है ना। सब कंफ्यूज मत होना, ये क्वेश्चन आपका कई बार आता है बिसाइड और बिसाइड्स का। खैर अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 135th क्वेश्चन हमसे क्या बातें करना चाह रहा है। एडल्ट सफरिंग चिकन पॉक्स कैन डेवलप ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। अब देखो कभी भी आपका ये सेंटेंस आ जाए, ये वर्ड दिख जाए आपको सफ़र, तो कभी भी आपका सफ़र आ जाए तो सफ़र के साथ में जो प्रपोजिशन का यूज़ होता है वो होती है फ्रॉम, ठीक है ना। सफ़र के साथ हमेशा एक ना एक प्रपोजिशन यूज़ होगी, और उस प्रपोजिशन का जो नाम होगा वो क्या होगा, फ्रॉम प्रपोजिशन, ठीक है ना। क्लियर है, बात को समझ पा रहे हैं। अब इसका एक मैं एग्जांपल दे ही देता हूँ, ठीक है ना, रुका नहीं जा रहा। अब इसको देख के देखो क्या है इसका एग्जांपल, ही सफ़र्स फ्रॉम, ये मैंने सफ़र्स लिखा हुआ है इसको, ठीक है ना। ही सफ़र्स फ्रॉम लेट्स से अस्थमा, ठीक है ना। तो वो अस्थमा से सफ़र करता है, यहाँ पे मैं फ्रॉम लगाऊं कि ना लगाऊं। अच्छा ज़रा इसको फ्रॉम को हटा के देखो कैसा लग रहा है, ही सफ़र्स अस्थमा, तो ये आपका करेक्ट नहीं निकल के आ रहा है। तो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा, अगर वो किसी चीज़ से है तो उसमें प्रपोजिशन हमें फ्रॉम जो है डालनी ही पड़ेगी। क्लियर है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर अपने सेंटेंस में एडल्ट सफरिंग फ्रॉम, यहाँ पर क्या लगा देंगे, चिकन पॉक्स के पहले हम यहाँ पर हम लगा देंगे फ्रॉम, ठीक है ना। तो एडल्ट किससे सफ़र कर रहे हैं, जो एडल्ट्स चिकन पॉक्स से सफ़र कर रहे हैं वो कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस जो है डेवलप कर सकते हैं। तो यहाँ पर और कोई दिक्कत तो नज़र आ नहीं रही है, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक सारी चीज़ें। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, इसको हटाता हूँ, 136 वाले पर आते हैं, ठीक है ना। कोई भी डाउट होता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ जरूर लिया करो, कुछ भी डाउट आता है कैसा भी आपको कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है, ठीक है ना। चलो हटाता हूँ, अगले क्वेश्चन पर आते हैं 136 वाले पे। अब देखो 136 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर सेवरल आवर्स अ डे, यानी कि जो वेल नोन पियानिस्ट हैं उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है बहुत से घंटे एक दिन में, इवन आफ्टर ही रोज टू फेम, यानी जब वो फेम यानी उनको सफलता मिल गई लेकिन उसके बाद भी उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देखो कभी भी आप कोई स्किल डेवलप करते हो ना, स्किल को अगर आपने अपने पास डेवलप किया हुआ है तो उस स्किल की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अच्छा, अब यहाँ पर बड़ी अच्छी चीज़ है, स्किल की आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे या प्रैक्टिस करोगे। हाँ भाई बोलो क्या करोगे, आपके पास कोई स्किल है आप उसकी प्रैक्टिस करोगे या प्रैक्टिस करोगे, बोलो फटाफट से, ठीक है ना। चलो अब इसको मैं समझाता हूँ जरा, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में क्या डिफरेंस होता है आपका बेसिकली समझते हैं बड़े ध्यान से, है ना। ये आपका क्वेश्चन कई बार आता है, इनके जो डिफरेंस होते हैं ना। चलो देखो, तो देखो भाई अपने पास में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, वेट अ सेकेंड। अपने पास में दो चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। एक होता है, एक प्रैक्टिस होता है, ठीक है, एक होता है प्रैक्टिस और दूसरा होता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस,
ठीक है ना। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है आपका? सबसे पहली बात तो प्रैक्टिस जो होता है वो एक नाउन होता है, ठीक है ना, और जो प्रैक्टिस होता है वो आपका होता है एक वर्ब। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज कर जाते हैं कि नाउन क्या है, वर्ब क्या है। तो कभी भी याद रखो, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ ना कि हिज प्रैक्टिस, देखो इसका मैं एग्जांपल ही दे देता हूँ। सबसे पहले आप इसका नोट कर लो कि प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है। अगर ये नाउन की फॉर्म में है तो इसका मतलब होता है एक हैबिट है, ठीक है, आपकी कोई हैबिट है, या फिर मैं बोलूँ कोई रिपीटेड एक्शन है। कोई भी आप रिपीटेड एक्शन करते रहते हैं तो उसको हम हैबिट ही बोल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हैबिट है तो उसको हम क्या बोल देंगे, एक्शन बोल देंगे। अब अगर मैं बोलता हूँ प्रैक्टिस है, अगर ये वर्ब के फॉर्म में आ रही है तो इसका मतलब भी बेसिकली क्या होता है, यही होता है किसी भी काम को बार बार करना। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि टू डू फ्रीक्वेंटली। क्या बोल सकते हैं भाई? टू डू फ्रीक्वेंटली, यानी कोई काम आप क्या कर रहे हो, उसकी फ्रीक्वेंसी बार बार है, आपकी कॉन्टीन्यूसली कर रहे हो, तो उसे हम बोल देंगे टू डू फ्रीक्वेंटली या फिर कैरी आउट एन एक्शन। इसको आप जरा नोट कर लो, फिर मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ, इससे आपको ये चीज़ें क्या है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। हमारा जो मेन टारगेट है वो यही है कि हम हर चीज़ को यहीं पर कंप्लीट कर लें और इसके अलावा हमें ज़्यादा चीज़ें देखने की ज़रूरत पड़े ना, ठीक है ना। खैर, इसको ये आप नोट कर लो, यहाँ पे पॉज करके मैं फ़िलहाल हटा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अगर मैं आपसे प्रैक्टिस का एग्जांपल देना चाहूँ, एज अ नाउन देना चाहूँ, तो देखो कैसे लिखूंगा मैं कि शी इट बोलते हैं, ठीक है ना, ऐसे इट वॉज हिज प्रैक्टिस, इट वॉज हिज प्रैक्टिस टू वॉक 5 miles पर डे, ठीक है। तो कुछ समझ में आ रहा है क्या? अब जरा आप एक बात देखो, यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, इट वॉज हिज प्रैक्टिस, यानी कि ये क्या थी, उसकी प्रैक्टिस थी। यानी ये प्रैक्टिस क्या है, आपकी नाउन ही होगी, तभी तो ये आपका एडजेक्टिव से क्वालिफाई कर पा रहा है। तो किसकी प्रैक्टिस भाई? उसकी प्रैक्टिस, यानी हिज प्रैक्टिस। हिज क्या होता है, आपका एडजेक्टिव होता है, यानी एडजेक्टिव किसे क्वालिफाई करेगा, या तो नाउन को करेगा या प्रोनाउन को करेगा, यानी आपका ये प्रैक्टिस क्या होगा, यहाँ पर नाउन होगा। क्लियर है? अब ये टू वॉक क्या हो जाएगा, ये आपका टू प्लस का V1, यानी कि आपका इन्फिनेटिव यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद में 5 miles क्या हो जाएगा, ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा माइल्स, और 5 क्या हो जाएगा, इसको क्वालिफाई करने वाला आपका न्यूमेरल एडजेक्टिव, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, न्यूमेरल एडजेक्टिव हो जाएगा। इसके बाद में आपका पर डे, पर क्या होता है, अब जरा मुझे बताओ, पर कौन सा वर्ड होता है? आप लोग मुझे ये जरा कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पर किस वर्ड को डिनोट करता है, किस वर्ड को क्वालिफाई कर रहा होता है, ठीक है ना। चलो भाई, ये आपका क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और ये इट क्या है आपका, इट यहाँ पर आपका स्यूडो सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया और ये आपकी वर्ब हो गई वॉस, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई इस एग्जाम्पल में। आपको कभी भी एज ए नाउन यूज़ करना हो, कभी भी आपका नाउन और नाउन पता कैसे चलेगा? देखो, कभी भी एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा होगा उसे, या फिर वो कहाँ होगा, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की प्लेस पर बैठा होगा, तो उसे हम क्या बोल देंगे, ये क्या हो जाएगा, वहाँ पर आपका एज ए नाउन यूज़ होगा। क्लियर है? बात समझ में आ गई? अब देखो, मैं आपको एज अ वर्ब का इसका एग्जांपल देता हूँ। ये आपको नाउन का समझ में आ गया ना, नाउन का यूज़ कहाँ पर होगा, कैसे पहचानना है कि ये नाउन की तरह यूज़ हुआ है या प्रोनाउन की तरह, समझ में आ गया ना, ठीक है ना। प्रोनाउन तो क्या ही है, नाउन है, ठीक है ना। हटाता हूँ इसको। अब देखो, इसका मैं आपको वर्ब का एग्जांपल देना चाहूँगा, यहाँ पर लिखें बड़े ही ध्यान से। इसे हम बोल देते हैं शी प्रैक्टिसेस, प्रैक्टिसेस द पियानो डेली, ठीक है ना। अब बेसिकली जो प्रैक्टिस का यहाँ पर मतलब होता है ना, एज अ नाउन और वर्ब दोनों का सेम ही होता है, तो इसलिए बच्चे और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन आपको उनकी ना पोजीशन का याद रखना है। अब जैसे मैंने बोला, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और यहाँ पर जो प्रैक्टिस है ये क्या, इसकी मेन वर्ब बन रही है। यानी कि अगर ये मेन वर्ब बन रही है तो हमें इसमें कौन सी प्रैक्टिस का यूज़ करना पड़ेगा, वर्ब वाली मीनिंग का यूज़ करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर क्या आएगा, PRACTISES आएगा, ठीक है ना। और ये ES क्यों जोड़ा है, क्योंकि ये आपका जो सब्जेक्ट है यहाँ पर सिंगुलर है, ठीक है ना। इसके बाद में द पियानो क्या हो जाएगा, द पियानो आपका, फटाफट से बोलो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बीच बीच में बोलते रहा करो, नहीं तो पता चले आप लोग सो रहे हो मुझे बैठ के, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। और डेली क्या है, आपका फ्रीक्वेंसी बता रहा है, यानी कि इंडेफिनेट सेंटेंस में इसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका ये इस तरीके से एग्जाम्पल हो जाएगा, इसको भी नोट डाउन कर लेना। अब जरा अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अब जरा क्वेश्चन को समझते हैं। द वेल नोन पियानिस्ट हैड टू प्रैक्टिस फॉर 12 hours a day, यानी कि द वेल नोन पियानिस्ट, आपका पियानिस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वेल नोन है, यानी कि ये आपकी इसकी विशेषता बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में हेड क्या हो जाएगा भाई, हेड इसकी वर्ब हो जाएगी। क्लियर है? अब ये जो 2 प्लस का प्रैक्टिस आ रहा है, ये क्या आ रहा है, 2 के साथ में आपका V1 आती है, यानी कि ये क्या है, आपका वर्ब की फॉर्म है कि नहीं है। 2 + V1 इन्फिनेटिव आ रहा है आपका। अगर इन्फिनेटिव आ रहा है मतलब इसके साथ वर्ब आ रही होगी, 2 के साथ अगर वर्ब आ रही है तो आपका प्रैक्टिस नहीं, नाउन नहीं होगा, यानी यहाँ पे आपको सी हटाना पड़ेगा, एस डालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस आएगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को पहचानना है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दी हैं। इसके अलावा आपका इसके जो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है वो बस यही आता है, इसके अलावा और ज़्यादा चीज़ें आपकी आएंगी नहीं, ठीक है ना। ये आपका क्लियर है, समझ में आ गया सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, देखते हैं भाई अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में। 137, द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड टू राइट अ फॉरवर्ड टू द बुक।
अच्छा जी, अब प्राइम मिनिस्टर से पूछा गया कि वो एक फॉरवर्ड लिख दें बुक में। अब यहाँ पर अगेन आपके दो वर्ड निकल के आते हैं, एक होता है आपका फॉरवर्ड और एक होता है आपका फॉरवर्ड, ठीक है ना। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है ना, बुक के स्टार्टिंग में आपका बुक का जो फर्स्ट पेज होता है इंडेक्स के पहले वाला, उसके पहले आपका फॉरवर्ड लिखा रहता है ना, लिखा रहता है कि नहीं लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, फॉरवर्ड। तो देखो अब ये होता क्या है, बेसिकली आपका फॉरवर्ड होता है एक, मैं इसकी मीनिंग बता देता हूँ दूसरे कलर से। देखो फॉरवर्ड होता है, यहाँ से लिख लूँ थोड़ा सा, अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन, अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन। अब ये तो पता है बुक के पहले लिखा हुआ है शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है ना। एट द बिगिनिंग ऑफ बुक, ये भी आप नोट कर ही लो, एट द बिगिनिंग ऑफ बुक। अब जो चीज़ इसके बारे में इम्पॉर्टेंट है वो क्या है कि ये बुक के स्टार्टिंग में तो लिखा रहता है, बट ये जो लिखा जाता है ना, ऑफ अ बुक रिटन बाई, ये लिखा किसके द्वारा जाता है, तो रिटन बाई समबडी, रिटन बाई समबडी अदर देन राइटर। तो ये आपका जो है वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये जो लिखा जाता है ना, ये बाई समबडी अदर देन राइटर लिखा जाता है, यानी जो उस बुक का ऑथर है या फिर राइटर है, उस ऑथर के अलावा किसी और ने लिखा होता है ये, और कहाँ होता है, बुक के स्टार्टिंग में होता है। तो उसे हम क्या बोल रहे होते हैं, फॉरवर्ड बोल रहे होते हैं, ठीक है ना। याद रहेगी ये चीज़, ध्यान रहेगा फॉरवर्ड क्या होता है। और फॉरवर्ड क्या होता है, आप किसी भी चीज़ को आगे बढ़ाते जाओ, जैसे आप कोई डीवीडी देख रहे हो, क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड करो, अरे भाई फॉरवर्ड करो। कोई गाना आगे जैसे होता है ना, कई लोग मूवी देखते हैं तो क्या करते हैं, गाने को फॉरवर्ड कर देते हैं, गाने को नहीं देखना है हमें, फटाफट से मूवी के क्लाइमैक्स तक पहुंचना है, ठीक है ना। तो उसको हम क्या करते हैं, मूवी को फॉरवर्ड करते जाते हैं, आगे बढ़ाते जाते हैं। क्लियर है, समझ गए। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस क्या बोल रहा है, प्राइम मिनिस्टर को पूछा गया टू राइट अ फॉरवर्ड, तो क्या वो बुक के अंदर किसी फॉरवर्ड करते जाएंगे क्या कोई चीज़ वो प्राइम मिनिस्टर जी, हाँ भाई उनको यही काम है क्या बैठ के, नहीं। यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, उनसे पूछा गया कि क्या वो किसी बुक के लिए स्टार्टिंग में कुछ शब्द लिख देंगे, चार शब्द अपने, हाँ भाई। तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, फॉरवर्ड, यानी कि आप कुछ फॉरवर्ड लिखेंगे क्या बुक के पहले, तो हमारे यहाँ पर क्या यूज़ होना चाहिए, फॉरवर्ड यूज़ होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ, आपको कभी भी अगर इंग्लिश में एरर्स को समझना है, और जितने मैंने लेक्चर पढ़ाए इंग्लिश के, सब में बोला हुआ है कि आप रीडिंग करो, रीडिंग करो। और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कोई उठा के न्यूज़पेपर पढ़ो, कुछ ज़रूरत नहीं है, आप कुछ नोवेल पढ़ने लगो या फिर कोई स्टोरी पढ़ने लगो इंग्लिश की अच्छी सी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को करो, तब तो इससे क्या होगा ना, आपको अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और इंग्लिश है सारा अंडरस्टैंडिंग का खेल, लैंग्वेज है ये आपकी, इसमें अगर आप रूल्स के रट्टे बिठाते रह जाओगे तो कुछ नहीं होना करना, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 138 पर आते हैं, क्या है अपने पास में, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पेक्केबल बिहेवियर। यानी कि मैं तुम्हें कॉम्प्लीमेंट करता हूँ। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट है, अब इसके लिए भी दो चीज़ें समझनी पड़ेगी हमें, दो वर्ड, ठीक है ना। अपनी जो आज की क्लास है उसमें मेनली आपसे ना इन वर्ड्स के ऊपर ही थोड़ी सी एरर्स लेके आया हूँ जो आपकी प्रीवियस ईयर्स में आई हुई हैं, और ये प्रीवियस ईयर की एरर्स जो हैं इन्हीं वर्ड्स के अराउंड कहीं ना कहीं घूमती रहती हैं, इसलिए, ठीक है ना। खैर, पहला क्या है अपना, एक होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट, और एक होता है आपका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट। तो इन दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या होता है, ध्यान से समझना। कॉम्प्लीमेंट जो होता है आपका, ये क्या होता है, जब कोई चीज़ एक दूसरे, कोई दो चीज़ें हो, ठीक है ना, ये एक्स है और ये वाई है, ये एक्स और वाई अलग अलग जो है, अलग अलग है, लेकिन जब ये मिल जाते हैं किसी भी चीज़ को, तो ये एक पर्टिकुलर चीज़ को कंप्लीट कर रहे होते हैं, यानी कि एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है ना। तो इसको अगर मैं बोल दूँ कंप्लीट, कंप्लीट टू एड टू कंप्लीट, ठीक है ना, टू एड टू कंप्लीट, इसका आप मीनिंग लिख लेना क्या होती है, टू एड टू मेक कंप्लीट, ठीक है ना। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, किसी भी चीज़ को कंप्लीट कर देना, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट सबको पता होगा, आप कोई अच्छा काम करते हो तो आपको क्या मिलती है, प्रशंसा मिलती है, कॉम्प्लीमेंट मिलता है। यानी कि अगर मैं कॉम्प्लीमेंट को बोलना चाहूँ तो ये होगा आपका टू एक्सप्रेस एडमायरेशन ऑफ, एडमायरेशन, यानी आप किसी चीज़ की क्या करें, प्रशंसा करें। यानी कि अगर मैं इसको बोलना चाहूँ तो कॉन्ग्रेचुलेट भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। कॉन्ग्रेचुलेट कभी कभी इस सेंस में भी आपका आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं, कॉन्ग्रेचुलेट लिख लेना, ठीक है ना। तो इसका आपको समझ में आया, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक दूसरे के पूरक होना, पूरक यानी एक दूसरे की चीज़ को क्या करें, कंप्लीट करें। और जब कोई चीज़ दूसरी चीज़ को, मैं इस वाले कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट करती है, तो उसका मतलब क्या होता है, द टू थिंग्स, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, जरा पॉज करके लिख लेना, इसको हटा के मैं जरा कोई चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। देखो, टू थिंग्स, जब कोई दो चीज़ें मिलके, टू थिंग्स इंक्रीज ईच अदर्स, ईच अदर्स गुड क्वालिटीज़, गुड क्वालिटीज़ व्हेन ब्रॉट टुगेदर, ब्रॉट टुगेदर,
ठीक है ना। तो इस बात को भी समझें आप कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, कई दो चीज़ें हैं वो आपस में मिलके कुछ गुड क्वालिटीज़ को एक दूसरे की बढ़ा दें। तो अगर मैं आपसे बोलना चाहूँ, लेट्स से आप हो, आपका कोई फ्रेंड है, वाई है, आप एक्स हो, आप दोनों मिलके कोई अच्छा काम करते हो, लेकिन दोनों जब एक साथ मिल जाते हो ना, तो क्या करते हो, आपका भी जो बेस्ट कैरेक्टर है वो निकलता है और उसका भी बेस्ट कैरेक्टर निकल रहा होता है। तो आप दोनों क्या कर रहे हो, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है ना। अगर मैं आपसे मैथमेटिक्स के टर्म में बोलना चाहूँ तो दो एंगल जब 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, थीटा 1 प्लस थीटा 2 मिलकर एक दूसरे को 90 डिग्री बना देते हैं, तो हम इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का जो एंगल है ना, बड़ा ही खूबसूरत एंगल होता है। इसके ऊपर आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैथ्स के टर्म में अगर मैं बोलूँ तो 90 डिग्री बहुत ज़्यादा खूबसूरत एंगल होता है, और इसके ऊपर कई सारी थ्योरम्स बन रही होती हैं। पाइथागोरस थ्योरम है, ट्राइंगल है, बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री पूरी इसी पर बेस्ड है, ठीक है ना। तो बहुत ही प्यारा एंगल है ये आपका। तो इन चीज़ों को आप समझें, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट भी समझ में आ गया होगा आपको, और जो प्रशंसा वाला कॉम्प्लीमेंट होता है वो भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब जरा चीज़ों को देखते हैं क्या है। आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स, यानी कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट, यानी कि मैं तुम्हें यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट या कोई जो आप तुम्हारे गुड मैनर्स हैं या फिर इम्पेक्केबल बिहेवियर, यानी बहुत अच्छा आपका जो बिहेवियर है, उसके लिए मैं तुम्हें कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा, तुम्हारी एडमिरेशन करूँगा, या फिर मैं तुम्हारे किसी को गुड क्वालिटीज़ को मिला रहा हूँ मैं यहाँ पे। नहीं, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्रशंसा कर रहा हूँ, यानी यहाँ पर क्या आएगा, अपना कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्या आएगा भाई, कॉम्प्लीमेंट आएगा। क्लियर है, समझ में आ गई भाई सबको बात। तो इसको आप लिख लेना, अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। एंड मेरा जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि आप यहीं पे सारी चीज़ों को समझ जाएं, ठीक है ना। इसीलिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। खैर, क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं क्या है अपने पास में। द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स, यानी कि जो स्वीट्स हैं, यानी कि जो आपकी मिठाई है, वो शेयर की गई किनके बीच में, 4 लड़कियों के बीच में। यानी अगर आपकी 4 गर्ल्स हैं तो यहाँ पर आपका बिटवीन होना चाहिए क्या। बिटवीन का यूज़ हम कब करते हैं, ओनली 2 लोगों के बीच में। जब आपको किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो उसमें हम बिटवीन का यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन 2 से ज़्यादा हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 2 से ज़्यादा के लिए, 2 से ज़्यादा के लिए तो हम क्या करते हैं, बिटवीन की जगह अमंग का यूज़ करेंगे। अगर हमें 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में कोई चीज़ शेयर करनी है या फिर डिस्ट्रीब्यूट करनी है तो वहाँ पर हम अमंग का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है ना। क्लियर है, इतना सबको पता ही होगा। अमंग का यूज़ कर लेंगे, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। खैर, हटाता हूँ इसको। अब अपने पास 140th क्वेश्चन क्या है, देखें बड़े ध्यान से। द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेट विद एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। अब देखो यहाँ पर आपका अगेन 2 वर्ड निकल के आते हैं, इसको अगेन आप नोट करें। एक आपका होता है क्या, पर्सनल होता है, ठीक है ना। एक ऐसे बोलते हैं ना, ये मेरा पर्सनल मैटर है, इसमें तुम दखल मत दो, ठीक है ना। ये हो गया अपना पर्सनल। और दूसरा जो निकल के आता है वो होता है पर्सोनल। क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पर्सोनल, ठीक है ना। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है आपका, एक एक करके बड़े ही ध्यान से सुनते जाना। जो पर्सनल होते हैं, सबसे पहले मैं आपसे पर्सनल बता देता हूँ, ठीक है ना, फिर इसको हटा देता हूँ जरा, फिर हमें, क्योंकि पर्सनल में क्या है, थोड़ा ज़्यादा स्पेस ही है। खैर, पर्सनल क्या होता है अपना, कोई चीज़ मेरी पर्सनल है तो मैं क्या बोलता हूँ, इट इज़ रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्सन, रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है ना। क्लियर है, सबको पता ही होगा। अगर मैं क्या बोलता हूँ, किसी भी कोई भी एक पर्सन है, उससे उसकी कोई चीज़ रिलेटेड है तो हम क्या बोलते हैं, ये उसकी पर्सनल, ये उसका पर्सनल मैटर है, उसके पर्सनल मैटर में तुम टांग मत डालो, ठीक है ना। इस तरीके से हम चीज़ों को बोल देते हैं। अब ये तो हो गया पर्सनल, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपका पर्सनल होता है, लेट से अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ आपका क्या है, पर्सनल। अब देखो, आपका जो पर्सनल होता है वो, उसमें क्या होता है, ये आपका एज अ एडजेक्टिव यूज़ हो रहा होता है। पहली बात, जो पर्सनल होता है ना, ये वाला, ओनली NAL वाला, जो मैंने पहले बताया है, ये ज़रा आप नोट कर लेना। ये जो पर्सनल होता है ये एज ए एडजेक्टिव यूज़ हो रहा होता है हमेशा। क्योंकि अगर आपका कोई पर्सन नहीं होगा तो मैं उसकी कोई भी चीज़ होगी तो उसके बारे में कैसे बताऊंगा, ठीक है ना। तो मुझे सामने एक ना एक पर्सन जो है नाउन या प्रोनाउन के रूप में प्रकट करना ही पड़ेगा, उसी के बारे में, उसकी पर्सनल चीज़ को बता पाऊंगा, ठीक है ना। अब आते हैं जरा पर्सनल पर। पर्सनल क्या होता है, एज अ नाउन पे यूज़ होता है सबसे पहली बात तो। और इसका जो मेन यूज़ होता है वो होता है एज अ फॉर पीपल एम्प्लॉयड, बाई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। कोई भी आपका पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, उसने क्या किया है, कुछ लोगों को रिक्रूट किया हुआ है, एम्प्लॉय किया हुआ है। उन लोग, वो जो सारे लोग होंगे उन, वो एक पर्सन तो आपका पर्सनल होगा। और अगर मैं उन सारे पर्सनस को बोलना चाहूँ जो रिक्रूट किए गए हैं, उनको मैं क्या बोलता हूँ, पर्सनल बोलता हूँ, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, पर्सनल। इसका जो प्लूरल फॉर्म होता है ना आपका पर्सनल का, वो आपका पर्सनल बनता है। एक ही प्लेस पर हम ई लगा देते हैं इसका प्लूरल बनाने के लिए। इसके प्लूरल पे भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखना, आपकी एरर यहाँ से निकल के आ जाती है, ठीक है ना। तो किसी एक सर्विस में या फिर किसी एक आपके पर्टिकुलर काम में कोई कुछ लोग लगे हुए हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, पर्सनल बोलते हैं, ठीक है ना। क्लियर है सबको। तो अब क्या बात हो रही है, अ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, ठीक है ना। यहाँ पर आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। विच क्या है, इसको जो है डिनोट करने वाला आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। फिर मैट विद क्या हो जाएगा, मैट हो जाएगा आपका
आपका यहाँ पर वर्ब और विद हो जाएगा यहाँ पर प्रपोजिशन, और एक्सीडेंट क्या हो जाएगा, इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये पीओ बन जाएगा इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। क्लियर है। अब ये वॉज क्या है, ये वॉज अगेन आपका यहाँ पर वर्ब निकल के आती है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना, वॉज कैरिंग, ठीक है, ये आपकी मेन वर्ब हो जाएगी। इसके बाद में सम आर्मी पर्सनल, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, पर्सनल बनेगा, यानी यहाँ पे पर्सनल तो नहीं आ सकता क्योंकि ये सबसे पहली बात पर्सनल को अपना एक नाउन चाहिए क्योंकि ये एडजेक्टिव होता है। और यहाँ पर हमारा, अगर मैं बात कर रहा हूँ आर्मी के बारे में, तो यहाँ पर क्या होगा कि पर्टिकुलर आर्मी के जितने भी लोग थे, एम्प्लॉईज़ थे, उन लोगों के साथ ये हादसा हुआ है, यानी कि यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, पर्सनल नहीं लगाऊंगा, मैं यहाँ पर क्या लगा के आऊँगा, यहाँ पर मैं पर्सनल लगा के आऊँगा। और दूसरी बात, यहाँ पर ना आपका आर्मी पर्सनल अकेला एक नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, सम कुछ का यूज़ किया है, तो यहाँ पर हम प्लूरल का यूज़ करेंगे, यानी पर्सोनल का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर आपका क्वेश्चन में पर्सोनल भी दिया होता तब भी आपको यहाँ पर एरर देखने को मिलती और आपको इसका प्लूरल फॉर्म का यूज़ करना पड़ता, तो यहाँ पर आपको ये भी नहीं लगाना है, इसकी प्लेस पे आपको इसका प्लूरल फॉर्म लगाना होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई है, क्लियर हो गया सबको। चलो अब मैं अगले क्वेश्चन पर आता हूँ, ये आप होप कि क्लियर हो गया होगा, इसका नोट कर लेना, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट से, देखो भाई क्या है। द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द असेंट ऑफ द माउंटेन हार्ड गोइंग। अब देखो अगेन यहाँ पे मैं आपसे दो वर्ड बोलना चाहूँगा, एक होता है आपका असेंट, ठीक है, और एक होता है आपका एसेंट, ठीक है ना। इनके क्या होते हैं ना, प्रोनाउंसिएशन तो सेम सेम लग रहे होते हैं, लेकिन मीनिंग और जो इनका जहाँ पर यूज़ हो रहे होते हैं एज अ नाउन या फिर प्रोनाउन या फिर आपका एज अ नाउन या फिर एडजेक्टिव है ना, इनका यहाँ पे डिफरेंस निकल के आता है। क्लियर है। अब देखो एसेंट क्या होता है, एसेंट का मतलब होता है टू एक्सप्रेस एग्रीमेंट, ठीक है ना। आप किसी चीज़ से क्या हो जाओ, एग्री हो जाओ, तो उसको हम बोलते हैं एसेंट, यानी उसने हामी भर दी, बोलते हैं ना ही एसेंटेड टू इट, तो इसका क्या बोल देंगे हम, ये उसने क्या किया है यहाँ पर हामी भर दी किसी चीज़ की, ठीक है ना। क्लियर है। तो ये आपका बेसिकली एज अ नाउन यूज़ होता है, ठीक है ना। ही गेव हिज एसेंट, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, ही गेव हिज एसेंट, यानी उसने अपनी अनुमति दे दी है। तो एक्सप्रेस एग्रीमेंट, या फिर इसे मैं बोल दूँ यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये एग्रीमेंट या फिर एक्सेप्टेंस बोल दूँ, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आप याद रख लेना, दो तीन वर्ड होते हैं जो ऐसे। क्लियर है। अब आता है आपका एसेंट। एसेंट ये होता है बेसिकली, आपका एसेंट होता है एन अपवर्ड स्लोप, ठीक है ना। एन अपवर्ड स्लोप यानी कि जो आपका ऊपर की तरफ एक स्लोप जा रही होती है ना, अपवर्ड टाइप की, उसे हम बोलते हैं अपवर्ड स्लोप। जैसे माउंटेन की होती है ना, माउंटेन की स्लोप ऐसी होती है, अपवर्ड जा रही होती है, तो इस स्लोप को हम क्या बोलेंगे, एसेंट बोलेंगे। या फिर इसका मतलब ये भी होता है एक्ट ऑफ गोइंग अपवर्ड, एक्ट ऑफ गोइंग अपवर्ड, यानी कि जब आप ऊपर जाने की कुछ कोशिश कर रहे होते हो या जो आपको ऊपर जाने का एक्ट होता है उसे भी हम बोलते हैं एसेंट। तो अब देखो जो यंग मैन है जापान से, तो ये अपना सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, फ्रॉम प्रपोजिशन हो जाएगी, जापान इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा फ्रॉम प्रपोजिशन का, और ये यंग क्या हो जाएगा, इन मैन का एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है। फाउंड क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, फाउंड द एसेंट। अब ये जो एसेंट है यहाँ पर, ये एसेंट आपका अनुमति वाला है या फिर ये स्लोप वाला है, माउंटेन पर चढ़ रहे हैं तो ऑफकोर्स यहाँ पे इनको स्लोप मिलेगी, तो एसेंट हटाओ, यहाँ पर एसेंट लगाओ, क्या लगाओ भाई, एसेंट लगाओ, ये लगा दिया मैंने, ठीक है ना। एसेंट लगा दिया, और ये होता नाउन है आपका, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, इस ऑब्जेक्ट यूज हो जाएगा। ऑफ क्या हो जाएगा भाई, इसका ऑफ हो जाएगा प्रपोजिशन, देन ऑफ के बाद में जो माउंटेन आ रहा है, माउंटेन इस ऑफ प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। और हार्ड गोइंग क्या हो जाएगा, जरा मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये हार्ड गोइंग क्या है, वॉट इज़ हार्ड गोइंग, ठीक है। या आप जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर नहीं आता है तो मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, अगले दिन भी समझा दूंगा, लेकिन आपका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर तो चाहिए, ठीक है। चलो जरा देखो तो सही आप क्या समझ पाए हो अभी तक। जो मैंने अभी तक के पूरे 140 क्वेश्चंस कराए हैं, इनमें कहीं ना कहीं मैंने इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है, ठीक है, और वो भी डे 1 डे 2 डे 3 के टाइम पे किया हुआ है। क्लियर है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, इसको हटाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 142 क्या बातें करना चाह रहे हैं, देखो। इफ़ द वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, यानी कि आपका जो बुरा से बुरा अगर आ गया, आई विल हैव टू बिड गुड बाय टू माई स्टडीज़ एंड जॉइन माई फैमिली बिजनेस, यानी कि अगर बुरे से बुरा वक्त आ गया तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी जो स्टडीज़ हैं उन्हें गुड बाय करना पड़ेगा और अपने बिजनेस में, फैमिली बिजनेस में हाथ बटाना पड़ेगा। यानी होता है ना, कई सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन उनका नहीं हो पाएगा, अगर वर्स्ट से वर्स्ट केस हो गया, वो बोल रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा बुरा से बुरा केस निकल के आ जाता है ना, तो मैं क्या करूँगा कि अपनी पढ़ाई छोड़ दूंगा और फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर लूँगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इन चीज़ों को बोल रहे होते हैं। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पर गिवन क्या है, अब बड़ी ध्यान से समझना, यहाँ पर आपको मैं एक ईडियम की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो अब देखो जरा इन सारी चीज़ों को हटाता हूँ, थोड़ा हम फ्रेश पेज पे देखते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले दो चीज़ों को समझना, ठीक है ना। यहाँ पे आपका दो तरीके से इस एरर को आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको ये ईडियम नहीं भी पता है तो देखो कैसे आप सॉल्व कर सकते हो इस चीज़ को। ईडियम नहीं पता लेट से, तो देखो यहाँ पर क्या होता है, कभी भी आपका जब भी सुपरलेटिव डिग्री आ रही होती है, जो वर्स्ट है, वर्स्ट क्या है अपना, सुपरलेटिव डिग्री होती है कि नहीं होती है। देखो आपका होता है बैड, वर्स और वर्स्ट, ठीक है ना। ये क्या होती हैं, आपकी डिग्रीज होती हैं। ये होता है आपका पॉजिटिव डिग्री,
ठीक है ना, पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है। और वर्स्ट क्या होता है आपका, कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव होता है, कंपैरेटिव, ठीक है ना। और वर्स्ट क्या होता है आपका, सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव निकल के आ रहा होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये वर्स्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। और आपको पता है कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ आपको किसका यूज़ करना है, द आर्टिकल का यूज़ करना है। बोलो हाँ कि नहीं, ये पता है क्या सबको, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपका है द वर्स्ट, यहाँ पे तो वर्स्ट के साथ में द का यूज़ हुआ है, ठीक है बात। कम्स यहाँ पर आपकी क्या हो गई है, ये कम्स आपका यहाँ पर मेन वर्ब निकल के आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, टू। लेकिन ये वाला जो वर्स्ट है ना, इस वर्स्ट के साथ में आपने दा का यूज़ नहीं किया तो फटाफट से दा को लगा दो, ठीक है ना। क्योंकि क्या करते हैं हम, कभी भी सुपरलेटिव डिग्री आपकी कभी भी है, कितनी भी बार है, उसके साथ हमें दा का यूज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। एक बात आपकी ये हो गई, यहाँ से आपकी एरर सॉल्व होके आ जाएगी, ठीक है ना। आपको यहाँ पे एरर दिख गई कि दा इसके साथ यूज़ नहीं हुआ है। अब दूसरी बात आपका ईडियम होता है, क्या होता है, इफ़ द वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट, ठीक है ना, द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, यानी कि बुरा से बुरा आ जाए, अगर सबसे ज़्यादा जो बुरा होगा, उसका मतलब क्या होता है आपके इस ईडियम का। तो इस ईडियम का मतलब होता है इफ़ द सिचुएशन इज़ टू डिफ़िकल्ट, टू डिफ़िकल्ट, या फिर बहुत ज़्यादा डेंजरस हो, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो या फिर डेंजरस हो सिचुएशन। तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, यानी कि बुरे से बुरा हो गया, अब तो क्या ही बोलूँ, ठीक है ना।